हम सब एक हैं, उन्हें लोगों को लड़ाया जा रहा है। और कैसे लड़ाया जा रहा है? ओबीसी को यह बात पहचानने ही नहीं दिया जाए। त्रिवेणी संघ का नारा अर्जक संघ तक आगे बढ़ा। और देखिए ये दर्शन आइडिया ऑफ इंडिया का, हमारे यहां समाजवादी आंदोलन चला और जिस बीपी मंडल की आज पुण्यतिथि है, उन बीपी मंडल को समाजवादी नेताओं की श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है। और यहां से देखिए कि क्या हमारी आज की लड़ाई है। वो नागपुरी लोग, देखिए कुछ बात तो मैं ऐसी जरूर बोलूंगा जिसके लिए या तो बहुत प्रसिद्ध हूं या बहुत बदनाम हूं। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, बहुत वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ अगर सर कांवड़ ढोने लोग जाएं, कांवड़ समझते हैं ना, कांवड़ ढोने जा रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा। और अगर एजुकेशन मांगने और नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसाएगा और बुलडोजर चलवा देगा। यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य। तो हमारे यहां जो हेलीकॉप्टर और बुलडोजर के बीच में सारा राम राज्य चल रहा है, आपके यहां तो फिर भी गनीमत है, इसलिए आपके यहां कड़वी बात बोल लेता हूं। और वो बात यही है कि लोग हमें आपस में तुड़वा रहे हैं। ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसलिए वो लोग इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। और हमारा दर्शन देखो, समाजवादी आंदोलन और त्रिवेणी संघ अर्जक संघ का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। इसका मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास बहुत कम ना हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 2022 में कि इस मुल्क में 1% लोग 40.5% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? पढ़ा होगा ना आपने। यानी अगर 100 लोग इस देश में रहते हैं और 100 रुपया इस देश में है तो एक आदमी के पास 40 रुपया है। और वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि इस मुल्क के 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं। यानी 50 लोग केवल 3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। और इस 50 को अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रुपए का कब्जा किए हुए बैठे हैं। इसलिए हम ये बहुजन की जब बात करते हैं तो उन मुल्क के 90% लोगों की बात करते हैं जिनका 90% पैसा और संपत्ति 10% लोग कब्जा किए हुए हैं। और ये बात जान जाए ये मुल्क। इसलिए आज की डेट में इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कब्जा करने वाले 1% लोग कौन है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने विषय में मुझे जाति जनगणना पर बोलने के लिए कहा है। भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि मेरे मुल्क का वो एक आदमी कौन है जो 40% कब्जा कर लिया। कहीं वो वही तो नहीं जो पैसा लेकर विदेश भाग गया और जब वो भाग रहा था तो चौकीदार सो रहा था। आखिर चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा था? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनमें कोई भी। चंद्रपुर के लोगों, एक बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कोई व्यक्ति इंजीनियर बन गया और उसने एक गलती कर दी तो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों ने रिजर्वेशन को गालियां दी हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बताइए गालियां दी कि नहीं? अगर एक SC ST OBC व्यक्ति से गलती हो जाए, एक डॉक्टर ने गलती की तो उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग मेरिट नहीं होती है, ये रिजर्वेशन से आए हैं, ये ऐसे होते ही हैं। और हमारे लोगों को गालियां दी। कल्पना करिए ये देश को लूट कर जो विदेश भाग गए, इनमें अगर एक भी SC ST OBC होता तो ये हमारे लोगों का जीना हराम कर देते। ये सारे तो वही हैं जो मुखस से जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। हमारे लोग लूटने वाले नहीं है। और उन्हें कौन बचा रहा है? ये विदेश भाग गए, ये लोग कौन हैं और किसका पैसा लेकर भाग गए? वो बेच रहे हैं भारत को। अब आइए कंटेम्पररी इंडिया की बात करते हैं। और एक ओबीसी प्रधानमंत्री, अरे भाई 75 साल में इस देश को प्रधानमंत्री कोई मिला तो उसने अपनी जाति क्यों बताई?
इस देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एक अपमान और झेलना पड़ता है कि नहीं? वो हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं, हम जातिवाद करते हैं। बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो हमें जातिवादी कहते हैं ना। ये बताओ कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने तक तुमने अपनी जाति नहीं बताई थी ना, और जब तुम्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैलाकर कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे ओबीसी लोगों वोट दे दो, और ओबीसी लोग कहे कि अरे बेचारा चाय बेचने वाला, अब इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितना प्यारा नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे रह जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप सब ओबीसी लोग उनको वोट दे दिए, और उसके बाद वो चौकीदार शुरू किया, पहले रेल बेच दिया। किस प्लेटफॉर्म पर चाय बेची नहीं पता, किस ट्रेन में चाय बेची नहीं पता, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके भक्त सब मान लेते हैं कि हाँ चाय बेचा, और वो रेल बेच दिया, देश बेच दिया, और उसके भक्त कहते हैं कहां कुछ बिक रहा है, अच्छे दिन तो आ गए हैं। उसने वो बारी बारी बेचना शुरू किया। बताओ चंद्रपुर के लोगों, आप सबसे जागरूक लोग हो, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कर्मचारी है तो वो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कौन है? रेलवे है कि नहीं? सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके रेलवे में थे ना। और रेलवे को बेचने का मतलब समझ रहे हैं? वो आपके जितने लोगों को नौकरी मिली थी सबकी नौकरी खत्म। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, LIC बिक गई, और नवरत्न कंपनियां बिक गई, BSNL बिक गया, सारा बारी बारी करते बेचते चले जा रहे। और उसके बाद उस फकीर ने एक बात कह दी है कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। चंद्रपुर के लोगों, मैं आपसे पूछने आया हूं, हमारे आपके बच्चों का क्या होगा अगर ये सारा कुछ बिक गया तो? ये सवाल हमारा है कि नहीं? उस झोले में वो फकीर क्या क्या भर रहा है? मैं एक बात कहने आया हूं, वो शिक्षा को भर रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है इस देश में। और वो शिक्षा को कैसे बेच रहा है एक वाक्य में समझिएगा, और तब मैं मंडल कमीशन पर आता हूं। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने इसी महाराष्ट्र सतारा पुणे भिड़ेवाला में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है, ये शूद्र बच्चों को पढ़ाएगा और महिलाओं को पढ़ाएगा। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें हमें इंसान ही नहीं समझा गया और हमें पढ़ने से रोका गया? वो धर्म हमारा था क्या? वो भगवान अगर हमारा था तो वो मूर्ति से बाहर आकर क्यों नहीं कहा ब्राह्मण को कि ये शूद्र भी हमारा है, इसको पढ़ने का हक चाहिए? और अगर तुम्हारे भगवान ने हमें पढ़ने का हक नहीं दिलाया तो वो भगवान हमारा कैसे हुआ? और भारत के लोग तो कहते हैं फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। और वो स्कूल खोलना एक क्रांति थी। और उसके बाद आजादी के बाद नए लोग जब पढ़ना शुरू किए तो रिजर्वेशन लागू नहीं किया। 2019 तक अब आइए, मैं इस ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने ओबीसी की बात रखता हूं। दोनों हाथ फैला करके उसने कहा ना कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। उसने कहा ना कि कैबिनेट में मैंने 27% ओबीसी मंत्री बना दिए। 14 अप्रैल आ रहा है और कल देखिएगा वो फकीर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, वो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाएंगे और झुक करके कहेंगे कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं। और जैसे ही मूर्ति की तरफ से हटेंगे पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ और ऐसा बेचने से रह तो नहीं गया जिससे अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए कहीं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। शिक्षा बेचना इस मुल्क को बर्बाद करना है। और नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। 40% सिलेबस अगर ऑनलाइन मोड में हो गया तो 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं।
दूसरी पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि इस देश में 45,000 केंद्रीय सरकार के डिग्री कॉलेज हैं। अगले 20 साल में हम उन्हें क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत 15,000 डिग्री कॉलेज कर देंगे। यानी नए डिग्री कॉलेज और स्कूल खोलने की बजाय वो जो खुले हुए स्कूल हैं, अगर स्कूल और डिग्री कॉलेज में मिनिमम क्राइटेरिया 3,000 एंड 5,000 स्टूडेंट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी तो एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में क्लोज करके सबमिट कर दिया जाएगा। तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए नए स्कूल और विश्वविद्यालय चाहिए थे, वो शौचालय और देवालय बनवा रहे हैं। ये बताइए किसके सपनों का भारत बना रहे हैं? और इसलिए अब ओबीसी समाज की चिंता, अगर ओबीसी इस देश के प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तो एक बात बताओ ओबीसी प्रधानमंत्री, आज तक 9 साल में एक बार भी आपने ओबीसी के सबसे बड़े नायक बीपी मंडल को कभी याद क्यों नहीं किया? और बीपी मंडल को याद करने का मतलब अब मैं आपको समझा रहा हूं। 1980-77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंडल कमीशन गठित हुआ, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में जाकर लागू हुई। और वो लोग कितने शानदार लोग थे जिन्होंने 1950 में आजाद हुए भारत को, भारत कैसा बनेगा इसका खाका खींचा डॉक्टर अंबेडकर ने, और भारत रत्न मिला 40 साल बाद 1990 में। और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा कब होती है? 1990 में। 40 साल तो लग गया इस देश को यह बात कबूल करने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न हैं। अरे भाई, तुम्हारे भारत रत्न का कद बढ़ गया वो अगर बाबा साहब को मिला, क्योंकि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न थे, क्योंकि वो इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे।